चलो ऑसिलेशंस स्टार्ट करते हैं, चलो अभी। क्या हाँ चलो ऑसिलेशंस। ऑसिलेशंस क्या होता है बताओ? टू एंड फ्रो मोशन इज नोन एज ऑसिलेशन। नाउ देखो, अब डेली लाइफ में तुम किससे वेरियस काइंड्स ऑफ मोशन से आते हो, ठीक है ना? कौन कौन से मोशन हम अभी तक पढ़ चुके हैं? पहला रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन क्या था? जिसमें ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है, यानी 2 डायमेंशन में मूव कर रहा है। उसके बाद फर्दर और कौन से मोशन? मोशन इन अ प्लेन भी पड़ा हुआ है, जिसमें हम 3 डायमेंशनल का यूज कर लेते हैं, ठीक है। रेक्टिलिनियर को ही ट्रांसलेशनल बोलते हैं बेटा, ठीक है। उसके अलावा रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में क्या हो रहा था? एक ही एक्सिस पे वो घूम रहा है, रोटेट हो रहा है, ठीक है। उसकी पोजीशन फिक्स है, वहीं पे वो रोटेट हो रहा है, ठीक है। और क्या फर्दर पढ़ा है हमने? रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन में क्या होता है? रोटेशनल एज वेल एज ट्रांसलेशनल, कि वो मूव भी हो रहा है और रोटेट भी कर रहा है। क्लियर? अब उसके बाद ऑसिलेशन। अब आपने इवन पहले भी पढ़ा होगा, पेंडुलम का जो मोशन होता है वो कैसे होता है? पेंडुलम, सपोज ये बॉब आपकी यहां से कनेक्टेड है, ठीक है। अब इसको हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया यहां तक, तो क्या होगा? अब यहां पे ले जाके हमने छोड़ा इसे, तो क्या करेगा? ये ऑसिलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब यहां से यहां तक आएगा, फिर यहां से वापस यहां पे। क्लियर? तो इसका मोशन इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? तो इस मोशन को हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेशन। सर्कुलर मोशन और ऑसिलेशन मोशन में क्या फर्क है बताओ? आपने सर्कुलर मोशन भी पढ़ा हुआ है। सर्कुलर मोशन क्या होता है? जब आपका ऑब्जेक्ट जहां से स्टार्ट हुआ है अगर वहां पे वापस पहुंच रहा है, क्लियर, तो वो सर्कुलर मोशन हो गया, ठीक है। एक सर्कल में कवर करके वापस उस जगह पे पहुंच रहा है, ठीक है। सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन को हम पीरियोडिक मोशन कब कहते हैं? सर्कुलर मोशन और पीरियोडिक मोशन में क्या फर्क है? अब जैसे अगर हम अर्थ का केस बोलें, अर्थ सन के चक्कर काट रहा है, ठीक है, तो वो कौन सा मोशन है? पीरियोडिक मोशन है या नहीं है? पीरियोडिक मोशन है। क्यों? पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या है? एक रेगुलर इंटरवल के बाद अगर वो वापस उस पॉइंट पे आ रहा है तो वो पीरियोडिक मोशन हो गया आपका। क्लियर? एक रेगुलर इंटरवल के बाद अगर वो वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ रहा है, अब वो रेगुलर इंटरवल कितना भी हो सकता है, बट हर सर्कल वो उसी टाइम में कवर कर रहा है। मतलब सपोज 1 घंटा लगा इसे यहां से यहां तक वापस आने में, अब दूसरे घंटे कंप्लीट होने पे वापस ये यहीं पे आ गया, तीसरा घंटा कंप्लीट होने पे वापस यहीं पे आ गया, मतलब एक सर्टेन टाइम इंटरवल उसका फिक्स हो गया 1 घंटा। जैसे अब अर्थ की बात हम करें तो अर्थ का क्या है? 24 घंटे। 24 घंटे में पूरा एक सन का चक्कर कट जाता है। क्लियर? 24 घंटे पे एक्सिस पे कटता है 365 एंड 1/4 पे पूरा सन का चक्कर कट जाता है। 24 आवर्स अपने एक्सिस पर है, तो वो क्या है? वो तो रोटेशनल मोशन है 24 आवर्स वाला। क्लियर? आई चीज समझ में? सर्कुलर मोशन को पीरियोडिक मोशन कब कहेंगे? अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होता है वो आपका पीरियोडिक होता है हमेशा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपने पढ़ा था, क्या था बताओ? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, तो वो आपका ऑलवेज पीरियोडिक मोशन रहेगा, ठीक है। अब सर्कुलर मोशन तो वो भी हो सकता है, हमने एक पत्थर लिया, बांधा उसे धागे से, रस्सी से, उसे ऐसे रोटेट किया है, बट वो क्या फिक्स स्पीड से कर रहा? नहीं, उसमें स्पीड चेंज होती रहेगी, तो वो पीरियोडिक नहीं कहलाएगा। क्लियर? नाउ अब ऑसिलेशन में
और सर्कुलर मोशन में क्या फर्क है? देखो दोनों पीरियोडिक मोशन है या नहीं, ये बताओ। ऑसिलेशंस और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, दोनों पीरियोडिक मोशन है। देखो अब ऑसिलेशन में अगर हम पेंडुलम में ये मान ले कि ये सपोज आपका मीन पॉइंट है, क्लियर, तो मीन पॉइंट से पहले इधर गया, ठीक है, बी पॉइंट तक, फिर वापस आया सी तक, और फिर वापस ए पे आ जाएगा, तब एक ऑसिलेशन बोलेंगे। एक ऑसिलेशन हम कंप्लीट कब बोलेंगे? जब ए टू बी जाएगा, देन बी टू सी जाएगा, क्लियर, बीच में फिर भी ए आया था बट वहां पे हम हाफ ऑसिलेशन कंप्लीट बोलेंगे, और सी से वापस जब ए पे पहुंच जाएगा तब हम एक ऑसिलेशन कंप्लीट बोलेंगे बेटा। यानी ऑसिलेशन में सेंटर पे कितनी बार आएगा? 2 बार, क्लियर। इसलिए इस मोशन को हम क्या बोलते हैं? टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन इज नोन इज अ पीरियड। देखो सर्कुलर मोशन और ऑसिलेशन के बीच में डिफरेंस, दोनों पीरियोडिक मोशन है, ऑसिलेशन और सर्कुलर मोशन दोनों क्या है? पीरियोडिक है। बट क्या डिफरेंस है दोनों में? कौन सा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये सर्कुलर मोशन नहीं है, ठीक है, आई बात समझ में? सर्कुलर में क्या है, ध्यान से देखो, जब अपना वो टाइम इंटरवल के बाद वहां पे पहुंचेगा, ठीक है, तो एक बार पहुंचेगा वहां पे, क्लियर हुआ? एवरी ऑसिलेशन इज अ पीरियोडिक मोशन, बट एवरी सर्कुलर मोशन आपका पीरियोडिक मोशन नहीं होगा, क्लियर? नो, ऑसिलेशन और वाइब्रेशन में क्या फर्क है बताओ? ऑसिलेशन और वाइब्रेशन। अब सुना ना, वाइब्रेशन बोलते हैं मोबाइल वाइब्रेट कर रहे हैं, क्यों? मोबाइल ऑसिलेट क्यों नहीं बोलते? पेंडुलम ऑसिलेट बोलते, पेंडुलम वाइब्रेट नहीं बोलते। अपनी एक ही पोजीशन पे नहीं घूमता रहता है। अगर आपका वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी, ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी है, अगर वो हाई है, इफ फ्रीक्वेंसी इज हाई देन इट इज कॉल्ड वाइब्रेशंस, क्लियर? अगर फ्रीक्वेंसी आपकी हाई है तब हम ऑसिलेशन को क्या कह देते हैं? वाइब्रेशन, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी हाई होने का मतलब क्या है? टाइम पीरियड बहुत कम है। फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है। नाउ पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, अब इसी के ऊपर, पीरियड का मतलब क्या है? टाइम पीरियड बेसिकली। अब टाइम पीरियड हम कैसे डिफाइन करेंगे? जब उसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाएगा, या अगर हम सर्कुलर मोशन की बात करें तो वापस वो जब वहां पे पहुंच गया तब हम बोलेंगे एक कंप्लीट सर्कल जहां पे कंप्लीट हुआ आपका, जितना टाइम उसे कंप्लीट करने में लगा वो उसका टाइम पीरियड है, क्लियर? याद है आपको, क्या होगा पहले भी? वन टाइम पीरियड को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल टी से, ठीक है। और ऐसा यूनिट इसकी क्या होगी? सेकंड, ठीक है। ऐसा यूनिट सेकंड होगी, फर्दर यूनिट्स हम मिनट, आवर्स वगैरह यूज कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट करते हैं? न्यू से, ठीक है, न्यू, NU, क्लियर? और फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का 1/T, ठीक है। यानी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी टाइम पीरियड कम होगा, टाइम पीरियड ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। और डेफिनेशन क्या है फ्रीक्वेंसी की? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड, ठीक है, या नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, क्लियर? ऐसा यूनिट हर्ट्ज,
ठीक है, 9th आप लोग कैसे निकली है ना, इसके लिए 10th में भी था। केमिस्ट्री में भी चलो अच्छी बात है, पढ़ा नहीं है, हाँ पर पढ़ा नहीं है, अच्छी बात है ना? हाँ, नाउ डिस्प्लेसमेंट। अब देखो इसको, डिस्प्लेसमेंट को हम किससे डिनोट कर रहे हैं फर्दर, ये कर दो रेज। नाउ डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं ऑसिलेशंस, अगर आपको शो करना है तो। एक तो हमारा हो गया दैट इज पेंडुलम वाला केस, ठीक है। एक स्प्रिंग वाला केस भी ले सकते हैं। हमने सपोज एक स्प्रिंग ले ली, ठीक है, और उसके एक एंड पे हमने मास कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और दूसरा एंड उसका वॉल से कनेक्टेड है या रिजिड सपोर्ट से कनेक्टेड है कोई, ठीक है। अब हम दो चीजें कर सकते हैं, क्या क्या, या तो इसे कंप्रेस करें या एक्सपैंड करें, ठीक है। अब जितना हम एक्सपैंड करेंगे इसे, ठीक है, उतना याद होगा हम चैप्टर 6 में पढ़ चुके हैं, रीस्टोरिंग फोर्स उसके अंदर स्टोर हो जाता है, और वो कब वर्क करेगा, जैसे हम छोड़ेंगे। तो अगर हम इसे सपोज एक्सपैंड करके छोड़ रहे हैं, ठीक है, तो जितना डिस्टेंस हमने उसे एक्सपैंड किया है उतना डिस्प्लेसमेंट वो उसके अंदर की तरफ भी जाएगा, और फर्दर ये ऐसे ऑसिलेशंस आपके फॉर्म हो जाएंगे। तो ये भी इवन ऑसिलेशंस आपका शो कर सकता है। तो दो टाइप से ऑसिलेशन इन अ पेंडुलम एंड ऑसिलेशन इन अ स्प्रिंग, ठीक है। इसमें आपकी फोर्स क्या थी, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और ये अपोजिट साइड वर्क करेगी, ठीक है। सो फॉर्मूला क्या था फोर्स का, रिस्टोरिंग फोर्स का, एफएस से नोट करते थे हम, माइनस के, के स्टैंड्स फॉर स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। नाउ अब डिस्प्लेसमेंट देखो, अब ऑसिलेशन में क्या हो रहा है, टू एंड फ्रो मोशन, क्लियर, एक बार बाहर जा रहा है एक बार अंदर आ रहा है वापस। तो डिस्प्लेसमेंट को हम इसमें बेटा डिनोट कर सकते हैं किससे, x इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी या a cos ओमेगा टी, ठीक है। कैपिटल ए भी ले सकते हो आप या स्मॉल ए भी यूज कर सकते हो। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या क्या मीनिंग है इन सबका। ए हो गया क्या, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मतलब कितना डिस्प्लेस हुआ अपनी पोजीशन से, क्लियर। अब साइन या कॉसी क्यों ले रहे हैं, इसका रीजन समझाओ मुझे, सोचो अगर कि साइन और कॉस ही हम क्यों यूज कर रहे हैं यहां पे, नहीं बताओ, नहीं तुम भी रुको ट्राई कर लो, सब मैथ्स ले रखे तुम सबने, सबके पास है ना मैथ्स, बायो का तो कोई है नहीं, सिर्फ बायो का। साइन कॉस की वैल्यू कहां से कहां रेंज होती है याद करो, 0 to 180, वो तो एंगल होता है, साइन की वैल्यूज 180 एंगल लिमिट थोड़ी ना है, लिमिट आपके एंगल की क्या बताइए, इन्फिनिटी। एंगल तो हम कितने भी बना सकते हैं ना, मतलब तो साइन की वैल्यू की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब साइन की वैल्यू आप देखोगे, साइन 0 कितना होता है, 0, साइन 0 0, देन साइन 90 1, ठीक है, साइन 90 की वैल्यू 1। और फिर अगर आपने अगर करा हुआ है अभी मैथ्स में, मैथ्स का कोर्स अवेलेबल है ना, हाँ, मैथ्स में क्या कि 90 के बाद वैल्यू क्या होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होती है साइन की वैल्यू, बट वो डिक्रीज होती हुई जाती है। 180 साइन 180 की वैल्यू क्या होती है, साइन 180 की वैल्यू 0, वापस 0 पे आ जाती है, देखो क्लियर। अब 180 के बाद थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, मतलब 180 के बाद फिर से बढ़ेगी साइन की वैल्यू, बट इन नेगेटिव बढ़ेगी, तो -1 तक पहुंचेगी वो, कहां तक, -1 तक। आ रही है बात समझ में ये, तो और 270 के बाद फिर से वो डिक्रीज होगी और 0 पे पहुंच जाएगी, मतलब माइनस में डिक्रीज होना मतलब, ठीक है, वैल्यू कम होती जाएगी यानी 0 पे पहुंच जाएगी। और फिर जब 360 के बाद आप बोलते हो तो फिर से क्या होती है, वही रिपीटिशन स्टार्ट होता है,
क्लियर? तो ध्यान से देखो, ये एक तरीके से आपको ऑसिलेशन की तरह दिखेगा। अब इसको अगर हम पेंडुलम के वे में कंपेयर करें, ध्यान से देखो, पेंडुलम वाला केस हमने किया था कि यहां पर है सपोज आपका भी पेंडुलम, क्लियर? अब यहां से हमने पहले किस तरफ मूव हुआ, इस तरफ, क्लियर? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक पहुंचा। अब जितना भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता था इसमें वहां तक पहुंचा। तो यहां पर हमने सपोज π/2 मान लिया, मैक्सिमम वैल्यू आ गई इसकी। उसके बाद क्या हुआ, वापस इधर आएगा ये, यहां पे फिर से क्या हो गया, 0 पाई की वैल्यू पे, ठीक है? हाँ, पाई की वैल्यू आ गई यहां पे, ठीक है? इसके बाद क्या होगा, इधर जाएगा। अब ये नेगेटिव एम्पलीट्यूड में जा रहे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, -1, यानी कि माइनस एम्पलीट्यूड तक पहुंच जाएगा ना मैक्सिमम वैल्यू। और यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3π/2। और वापस यहां से आया तो यहाँ पे 2π, वापस 0 पे, तब एक ऑसिलेशन कंप्लीट माना जाएगा ना। आ रही बात समझ में? ठीक है? और टाइम पीरियड हम इसके क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड आपका 2π हो जाएगा, यानी 2π के बाद वो रिपीट हो रहा है, एंगुलर टाइम पीरियड, ठीक है? यहां तक क्लियर हुआ बेटा? आपका ऑसिलेशन हमने किस वे में रिप्रेजेंट कर दिया, साइन या कॉस के फंक्शन में। अब जैसे हमने साइन में कर दिया, यहां पर कॉस में क्या होता है, cos 0 1, और 0 में 90 तक जाएंगे तो क्या होगा, वैल्यू डिक्रीज होगी कॉस की। अगर हम कॉस का ग्राफ बनाएं तो cos 0 1, ठीक है? और फिर टाइम के साथ साथ उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, ठीक है? और फर्दर फिर नेगेटिव में जाएगी सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में फिर 0 पे आ जाएगी, थर्ड क्वाड्रेंट के एंड पे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर से ऐसे। तो साइन कॉस की जो वैल्यू है वो -1 to 1 की रेंज में रहती है, क्लियर? और वही चीज हम यहाँ पे ऑसिलेशन से कंपेयर करा रहे हैं, क्योंकि ऑसिलेशन कहां से कहां तक रहेगा, -a डिस्प्लेसमेंट से a डिस्प्लेसमेंट तक रहेगा, क्लियर? उसके आगे नहीं जा सकता ना, -a से a तक। और कैसे चेंज होता रहेगा, अकॉर्डिंग टू टाइम। तो इसलिए साइन फंक्शन यूज किया और एंगल में हमने टाइम यूज किया है, क्लियर? अब ओमेगा क्या है फिर यहाँ पे, ओमेगा इज नोन एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा को क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है? सो ओमेगा इक्वल्स टू 2π न्यू लिखेंगे बेटा। ओमेगा का फॉर्मूला भी ध्यान से देख लो, और ओमेगा इक्वल्स टू फर्दर 2π/t भी हम बोल सकते हैं, क्लियर? टाइम पीरियड जो बताया आपको 2π, ठीक है? तो ये हो गया आपको ओमेगा, क्लियर? टाइम पीरियड अगर ओमेगा की टर्म्स में बताना है तो 2π/ओमेगा, क्लियर? 2π के बाद आपका वो रिपीटिशन स्टार्ट हो जाएगा, क्लियर? तो कोई भी आपका ऑसिलेशन है वो किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उसका डिस्प्लेसमेंट या तो साइन के फंक्शन में या फिर कॉस के फंक्शन में, क्लियर? नाउ नोट कर लेना बाद में, वीडियो देख लेंगे यार, पूरी ले लेंगे। हाँ वीडियो देख लेना, वेरी गुड। हाँ नाउ आगे, अभी और एक बार दूसरा ले लेना, अभी उसके बाद ले लेना, रुक जाओ उसके बाद ले लेना। हाँ अब देखो, यहां पर अब हम एक फंक्शन ले रहे हैं जो साइन और कॉस का सम है, a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t, ठीक है? एक फंक्शन हमने ये ले लिया। अब अगर इसको अब हमें चेक करना है कि ये ऑसिलेशन है, ऑसिलेशन का डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखो ये हम फॉर्मूला बता रहे हैं किसके लिए, पीरियोडिक मोशन के लिए, ठीक है? किसके लिए, पीरियोडिक मोशन में हमें जो डिस्प्लेसमेंट दिखाना है वो इस वे में हम दिखाएंगे, क्लियर? ऑसिलेशन का भी बोल सकते हो, वही चीज हो गई। नाउ अब a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t है, ठीक है? अब इसको हमें क्या करना होगा, एक सिंगल फंक्शन बनाना है। अगर ये सिंगल साइन या कॉस के फंक्शन में बन गया तब तो ये ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, अदरवाइज ये पीरियोडिक फंक्शन तो है। देखो पीरियोडिक फंक्शन कौन है, जिनमें साइन या कॉस के फंक्शन आ रहे हैं, एडिशन में आए चाहे जैसे भी हैं, क्लियर? तो वो पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन को ऑसिलेशन हम तब बोल देंगे जब वो एक सिंगल साइन या कॉस के फंक्शन में होगा।
क्लियर? यानी यहाँ पे और कोई टर्म नहीं होनी चाहिए, सिंगल टर्म होनी चाहिए साइन या कॉस की। हाँ ना, अब देखो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, क्या हुआ, क्या बता रहे हो? टेंस की याद आ गई। हाँ देखो, अब यहां पर हम ए और बी को ध्यान से देखो क्या लेट कर रहे हैं। ए को लेट कर रहे हैं हम डी कॉस फाइव, ठीक है? उसका रीजन अभी मैं बताता हूं क्यों कर रहे हैं। ए को डी कॉस फाइव और बी को हमने कर लिया डी साइन फाइव, ठीक है? और इसकी जगह हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो हमारा जो फंक्शन टी की टर्म्स में वो क्या बन जाएगा, डी कॉस फाइव साइन ओमेगा टी प्लस डी साइन फाइव कॉस ओमेगा टी। अब इन दोनों में अगर हम डी कॉमन ले लें तो कौन सी आइडेंटिटी बनती हुई आपको दिख रही है यहाँ पे, बताओ? साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स कॉस वाई, देखो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, कौन सी आइडेंटिटी बन गई आपकी ये, साइन एक्स प्लस वाई की। यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स हमारे लिए ओमेगा टी हो गया प्लस फाइव। क्लियर? तो हमारा जो फंक्शन है वो किसकी टर्म्स में रिप्रेजेंट हो गया, सिंगल साइन के फंक्शन में। एम्पलीट्यूड उसका डी हो गया, ठीक है? एम्पलीट्यूड डी हो गया और ये फंक्शन बन गया हमारा ओमेगा टी की टर्म्स में। फाइव जो हमारा वो कांस्टेंट है, क्योंकि हमने जो माना वो कांस्टेंट माना। ए और बी जो थे हमारे क्या थे वहां पे, एम्पलीट्यूड थे, उनकी वैल्यूज फिक्स रहती है एम्पलीट्यूड्स की, ठीक है? तो डी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव आ गया आपका। वेयर डी क्या है आपका, अब डी अगर हमें निकालना हो इसमें तो वो हम कैसे बता सकते हैं, देखो इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो इन दोनों का स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू डी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, बी इक्वल्स टू डी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। डी स्क्वायर कॉमन लिया, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव क्या हो जाएगा, वन। सो डी इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है? और हमें फाइव निकालना है तो हमने इन दोनों को डिवाइड करा दिया, डिवाइड कराया तो क्या हो जाएगा, डी साइन फाइव ऊपर रख लो, ठीक है? तो क्या बन जाएगा, देखो b अपॉन ए इक्वल्स टू डी, डी कट गया और tan फाइव बन गया। सो फाइव इक्वल्स टू हम क्या बोल सकते हैं, tan इनवर्स b बाय ए, tan इनवर्स b बाय ए। ये और ये और ये और ये और ये और ये, ठीक है? क्या फाइव की वैल्यू, हाँ चलो ले लो फोटो। अरे हाँ नहीं तो वहां से कोई भी अच्छा स्क्रीनशॉट नहीं लिया जाएगा वहां से। कोई बात नहीं। कट कर दी। अब तो मैं भी नहीं कर सकता वहां से फोटो स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट नहीं लिया जाएगा वहां से, नहीं ले सकते क्या? ऐप से नहीं ले सकते। वो shit यार। नहीं वो ऐप चलेगी नहीं फिर। बेकार से। हाँ चलो अब देखो एग्जांपल 14.2 इसी के बेसिस पे, एग्जांपल 14.2, 14.1 और 14.2 दोनों डिस्कस कर रहा हूँ। 14.1 देखो चलो पहले क्या बोला है?
ऑफ ऑसिलेशन अपॉन टाइम पर यूनिट टाइम, तो हम नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन टाइम करेंगे, ठीक है। एग्जांपल 14.1, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करना है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन टाइम, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना है 75, टाइम अब हमें देखो ये ना मिनट बोला है, तो सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, तो सेकंड में कितने आ जाएंगे 60, क्लियर, 60 सेकंड्स होंगे वहां पे, तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी 15/12 हुआ पहले, ये 5/4 और फिर 1.25 और यूनिट हर्ट्ज, क्लियर। नाउ एग्जांपल टाइम पीरियड इन, अच्छा फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड दोनों निकालने थे, टाइम पीरियड के लिए 1/फ्रीक्वेंसी कर देंगे, यानी इसी को रिवर्स कर दिया 4/5 हो गया ये, ठीक है, चाहे इसी पोर्शन को, ठीक है ना। सो 4/5 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.8 सेकेंड्स, टाइम पीरियड की यूनिट सेकेंड्स और फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज, क्लियर, इजी क्वेश्चन है। तो नाउ एग्जांपल 14.2 में आपको क्या बताना, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ टाइम रिप्रेजेंट पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक मोशन, गिव द पीरियड ऑफ फॉर ईच केस ऑफ पीरियोडिक मोशन। अगर आपका पीरियोडिक मोशन है तो आपको टाइम पीरियड वहां पर बताना है। तो पहला साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, ये भी हमने ही किया अभी पहले ही, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो इसको एक और तरीका कर सकते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी है, कौन सी वाली आइडेंटिटी यूज कर सकते हो इसमें, देखो साइन ए प्लस कॉस बी की आइडेंटिटी याद है, नहीं मतलब है लेकिन याद नहीं। मतलब क्या थी साइन ए कॉस बी cos की, b plus cos a sin b साइन ए प्लस कॉस बी, साइन एक्स प्लस कॉस वाई, हाँ c plus d sin x plus y upon 2 cos 2 साइन, 2 sin x plus y upon 2 cos हाँ अच्छा c plus d वाली हाँ c plus d ठीक है। नहीं तो देखो एक और चीज हम इसमें क्या करें, देखो एक तो हम वो cos फाई वाला कर सकते हैं, ठीक है, cos फाई हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, इधर cos फाई और इधर, रुको इसको हमने किया √2/√2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ध्यान से देखो इस चीज को, क्या किया हमने √2 से मल्टीप्लाई √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब ऐसा क्यों, ध्यान से सुनो, 1/√2 याद करो किसकी वैल्यू है, 1/√2 साइन 45 और cos 45 की भी वैल्यू वही है। तो ये जो ऊपर वाला √2 ये तो हमने बाहर रख दिया, अंदर वाला 1/√2 दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहां पे 1/√2 को हमने लिखा cos π/4 साइन ओमेगा टी प्लस 1/√2 यानी कि साइन π/4 cos ओमेगा टी, ये समझ आया हमने, ठीक है ना। 1/√2 को यहाँ पे cos π/4 लिख दिया और यहाँ पे sin π/4 लिख दिया। अब आइडेंटिटी बन गई, देखो sin a cos b प्लस cos a sin b, तो ये किसकी आइडेंटिटी है, sin a प्लस b की, यानी ओमेगा t प्लस π/4। अब जो आप वहां पे फाई फाई बोल रहे थे ना, अब ध्यान से देखो ये फाई का मतलब क्या है, फाई मतलब यही π/4 कांस्टेंट है आपका, ठीक है, मतलब ये एंगल फिक्स है, ये होता है इनिशियल फेज एंगल। अब देखो जैसे हम पेंडुलम हम स्टार्ट करने की बात कर रहे थे, अब हम स्टार्ट कहां से कर सकते हैं पेंडुलम को, जीरो पोजीशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, एंड पोजीशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बीच से भी कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं ना। तो इनिशियल पोजीशन जहां से स्टार्ट हो रही है वो ये एंगल डिनोट कर रहा है आपका। अगर इसकी वैल्यू 0 है इट मींस 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसकी वैल्यू π/2 है तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट हो रहा है, π/4 है तो इन बिटवीन कहीं से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर हुआ। तो ये आपका पीरियोडिक मोशन है या नहीं है, एक सिंगल फंक्शन में रिप्रेजेंट हो गया ये, तो पीरियोडिक मोशन है। और इसका टाइम पीरियड क्या होगा, जो टाइम पीरियड आपको कैसे निकालना है इसमें, क्या पढ़ जाए टाइम पीरियड क्या होगा इसमें, देखो टाइम पीरियड के लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना, ओमेगा टी इक्वल्स टू 2 जो भी यहाँ पे ओमेगा टी, ठीक है, इसको हमें किससे कंपेयर करना है, 2 से, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि आपका जो भी एंगल है वो 2 पे रिपीट होता है, साइन कॉस का हमने जो बनाया था, क्लियर। अब इस
स्मॉल टी को हमने कैपिटल टी में कन्वर्ट कर दिया और ओमेगा वहां भेज दिया, तो टाइम पीरियड क्या आ गया 2 पाई बाय ओमेगा। क्लियर? सो 2 पाई बाय ओमेगा हमारा टाइम पीरियड आ गया यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में नाउ अब सेकंड पार्ट में क्या है देखो, साइन ओमेगा टी प्लस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस साइन 4 ओमेगा टी। अब मैंने क्या बताया था, अगर प्लस में भी है इवन तो वो पीरियोडिक मोशन है। अब यहां पर इनका जो हम टाइम पीरियड निकालेंगे, टाइम पीरियड तो हमें एक ही निकालना है बेटा। अब ध्यान से देखो इस चीज को, साइन ओमेगा टी प्लस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस साइन 4 ओमेगा टी। अब यहाँ पे साइन ओमेगा टी में अगर हम देखें तो इसका टाइम पीरियड क्या आएगा, ओमेगा टी इक्वल्स टू 2 पाई, तो टी इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा। इसका टाइम पीरियड क्या आएगा इसी तरीके से, बताओ इसका टाइम पीरियड क्या निकलेगा इसी तरीके से, 2 पाई बाय 2 ओमेगा। क्या निकलेगा 2 पाई बाय 2 ओमेगा। क्लियर है बेटा सबको? 2 ओमेगा टी इक्वल्स टू 2 पाई करेंगे, 2 ओमेगा वहां भेज दिया यानी कि पाई बाय ओमेगा आ जाएगा। ऐसे इसका टाइम पीरियड क्या आएगा 2 पाई बाय 4 ओमेगा। सो इसका क्या आ जाएगा पाई बाय। अब इन तीनों में से मुझे ये चीज बताओ कि हाईएस्ट टाइम पीरियड कौन सा है। हाईएस्ट टाइम पीरियड वो वो वाला पाई बाय ओमेगा। 2 पाई ये कि वो 2 पाई वाला 2 पाई बाय ओमेगा वाला हाईएस्ट है। हाँ वो ठीक है, अब देखो देखो ध्यान से सुनना बेटा इस चीज को। मैक्सिमम है ना उसमें। अब अगर हमारे पास पीरियोडिक मोशन में एक से ज्यादा टाइम पीरियड है, मतलब उनके पार्ट्स के अलग अलग टाइम पीरियड हैं, और हमें फिर पूरे पीरियोडिक मोशन का टाइम इंटरवल बताना है, तो हमें क्या करना होगा, इन तीनों का एलसीएम निकालना है। क्या करना है, एलसीएम निकालना है। किस किस का, 2 पाई बाय ओमेगा, पाई बाय ओमेगा और पाई बाय 2 ओमेगा। अब फ्रैक्शन में एलसीएम कैसे निकालते हैं, ये आपने 10th में नहीं सीखा या सीखा था? थे वैसे 10th में क्वेश्चन फ्रैक्शन में एलसीएम फ्रैक्शन का एलसीएम। अगर आपको किसी फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है क्रॉस में तो न्यूमरेटर में एलसीएम निकालोगे, डिनोमिनेटर में एचसीएफ निकालोगे। न्यूमरेटर में क्या निकालोगे, एलसीएम जो निकालना है, क्लियर, और डिनोमिनेटर में उसका उल्टा निकालेंगे, दैट इज एचसीएफ। तो न्यूमरेटर का अगर एलसीएम निकालें तो 2 पाई आ जाएगा, क्लियर, और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालें तो ओमेगा आ जाएगा। तो इसका एलसीएम ये आ गया। क्लियर, आई बात समझ में? तो अब इस पूरे पीरियोडिक मोशन का जो टाइम इंटरवल होगा वो ये होगा। क्लियर हुआ? मतलब अगर कहीं एक से ज्यादा मोशन अटैच हो रहे हैं, क्लियर, तो उनका फाइनल टाइम पीरियड हम कैसे निकालेंगे, सबका इंडिविजुअल टाइम पीरियड निकाल के उनका एलसीएम निकाल देंगे। क्लियर, तो जो फाइनल एलसीएम बनेगा वो हमारा टाइम पीरियड आ जाएगा। क्लियर, थर्ड पार्ट इसका। अब थर्ड पार्ट देखो किस फॉर्म में, ई रेज टू पावर की फॉर्म में। ई रेज टू पावर तो कभी भी पीरियोडिक मोशन हो ही नहीं सकता, रिपीट होगा ही नहीं वो। क्लियर, ऐसी फोर्थ पार्ट वाला लॉग वाला भी पीरियोडिक मोशन नहीं होगा। क्लियर, आगे समझ में बेटा? क्योंकि लॉग फंक्शन और ई रेज टू पावर फंक्शन ये हमेशा क्या होते रहेंगे, या तो इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे। क्लियर, ये पीरियोडिक नहीं बनेंगे। नाउ अब सिंपल हार्मोनिक मोशन देखो। सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी आपका ये चीज है बेटा। सिंपल हार्मोनिक मोशन एक बेसिकली क्या है, किसकी? हाँ, आपकी बुक पीछे स्माइल थंबनेल बना लो, थंबनेल दूसरा नहीं है। हाँ, नाउ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन आपका देखो कोई पीरियोडिक मोशन नहीं है, बट एक डिस्प्लेसमेंट फंक्शन है जिसमें हम साइनोसोडियल फंक्शन दिखा सकते हैं टाइम का। ठीक है, साइनोसोडियल फंक्शन दिखा सकते हैं किसका, टाइम का। ठीक है, सो इसमें क्या,
सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, a cos ओमेगा t प्लस फाइव, वेयर a इज द एम्पलीट्यूड, साइन या कॉस जिसका फंक्शन है, ठीक है, ओमेगा टी टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग, और फाइव क्या हो गया आपका इनिशियल फेज एंगल, इनिशियल फेज एंगल जो कांस्टेंट रहेगा, टाइम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। क्लियर? टाइम के ऊपर आपका सिर्फ कॉस फंक्शन डिपेंडेंट है जिसकी वैल्यूज चेंज होती रहेगी अकॉर्डिंग टू टाइम। नाउ अब जो मैं बात बोल रहा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपका सिर्फ एक ही फंक्शन होना चाहिए, अब यहाँ पे प्लस में फंक्शन नहीं आ सकते, अदरवाइज वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं रहेगा। पीरियोडिक हो सकता है, पीरियोडिक में प्लस में हो सकते हैं, समझ में आ रही है बात? सिंपल हार्मोनिक मोशन एक सिंगल फंक्शन होना चाहिए आपका यहाँ पे। क्लियर? नाउ अब इसमें एग्जांपल 14.3 आ जाओ, सारी चीज यही दिखाई है आपको। देखो फिगर 14.4 देखो, पहले तो देखो हमने यहाँ पर अभी ऑसिलेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपका पार्टिकल प्लस ए टू माइनस ए तक जा रहा है, ठीक है। देखो चलो ध्यान से एक बार, देखो ये आपका मेन पोजीशन हो गया, ये कैप प्लस ए और ये माइनस ए तक आपका ऑसिलेट हो रहा है आपका पार्टिकल। अभी सपोज हम मान रहे हैं t इक्वल्स टू 0 पे यहां पर है, क्लियर? अब हम इसको चार पार्ट में टाइम इंटरवल डिवाइड कर रहे हैं, यहां पे जब पहुंचेगा तो सपोज t इक्वल्स टू t बाय 4 है, ठीक है। फिर इसके बाद यहां से ऐसे जा रहा है, यहां पे पहुंचेगा तो टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा t बाय 2, वापस आएगा इस तरफ, ठीक है, तो यहां पे पहुंचेगा वापस t इक्वल्स टू 3t बाय 4 पे। हमने t बाय 4 के चार इंटरवल बना लिए, क्लियर? और वापस यहां पे आ जाएगा तो t इक्वल्स टू 4t बाय 4 यानी कि t इक्वल्स टू t, तब एक ऑसिलेशन आपका कंप्लीट माना जाएगा। आया समझ में? तो इसलिए हम इसे किससे कंपेयर कर रहे हैं? साइन और कॉस वाले फंक्शन से। आया? वही चीज हो रही है ना, देखो कि 0 पे 0 थी जैसे साइन की वैल्यू, पाई बाय 2 पे 1 हो गई, ठीक है, फिर पाई पे वापस 0 पे आ गई, फिर नेगेटिव -1 तक गई और फिर वापस 0 पे आ गई। क्लियर? अब यहां पे देखो अलग अलग आपको दिखाया, फाई की वैल्यू इवन 0 भी हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट जैसे हमने किससे रिप्रेजेंट किया? a cos ओमेगा t प्लस फाइव। ए का मतलब क्लियर हो गया? ए का मतलब क्या है? एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम मीन पोजीशन से वो कितना दूर जा सकता है। क्लियर? क्योंकि आपको पता है देखो cos की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1, तो x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? a। cos की मैक्सिमम वैल्यू 1, तो x की मैक्सिमम वैल्यू अगर जब ये 1 हो गया तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? a। और मिनिमम वैल्यू cos की -1, तो x इक्वल टू क्या हो गया? -1। और इन बिटवीन -1 से 1 के बीच में रहेगी वैल्यूज, यानी -a से +a के बीच में रहेगा आपका पार्टिकल। क्लियर? पक्का? नाउ अब फाई की वैल्यू इवन 0 भी हो सकती है, तो उस टाइम पे x क्या हो जाएगा आपका? a cos ओमेगा t। क्लियर? ये ग्राफ आपको इवन दिखाया हुआ है, देखो नीचे, ठीक है, फिगर 14.5 वाला बेटा। क्लियर? नाउ फिगर 14.6 में देखो सारी वैल्यूज आपको बताएंगे कि किसका क्या मीनिंग है। x का मतलब क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। a का मतलब एम्पलीट्यूड, ओमेगा का मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा t प्लस फाई का मतलब फेज, ठीक है, पूरा एंगल मतलब फेज मतलब एंगल बेसिकली, और फाई मतलब आपका फेज कांस्टेंट, ठीक है। तो एग्जांपल 14.7 में देखो, अभी यहाँ पे दो ग्राफ आपको दिखाए हैं, दोनों में डिफरेंस बताओ मुझे क्या है? दोनों में डिफरेंस, फेज सेम है, दोनों में जो डिफरेंस है 14.7 ए फिगर बेटा, ये दो जगह ए लिखा है क्या 14.7 में? हाँ सर, सबकी बुक में नीचे वाली फिगर बी है, ऊपर वाली ए है। 14.7 ए वाली फिगर में देखो
उसमें क्या है, एम्पलीट्यूड दोनों का अलग अलग है। देखो एक का एम्पलीट्यूड ए है और दूसरे का एम्पलीट्यूड बी है। क्लियर? और दोनों सेम टाइम पे जीरो पे आ रहे हैं और सेम टाइम पे मैक्सिमम पे जा रहे हैं, तो इट मींस दोनों का फेज एंगल सेम है, एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, टाइम पीरियड सेम है। फिगर 14.7 ए बेटा। अब 14.7 बी फिगर में क्या है, नीचे जो बनी हुई है देखो ध्यान से, 340 पेज नंबर पे। अब इसमें हमारा फेज एंगल डिफरेंट कर दिया, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है। अब फेज एंगल डिफरेंट होने से क्या हो गया, देखो एक टाइम पीरियड सेम है, फेज जो हमारा फाई था उसकी वैल्यू चेंज कर दी। क्लियर? एक में फाई की वैल्यू 0 ली है और एक में फाई की वैल्यू -π/4 ली है। तो क्या हो गया उससे, मतलब वो उससे थोड़ा सा पीछे हो गया एक तरीके से, -π/4, यानी मोशन वो भी वही कर रहा है, ऑसिलेशन वाला कर रहा है। बट अब देखो जैसे एसी में मान लिया हम कि हमने एक यहाँ पे छोड़ दिया, फिर कुछ देर के बाद यहां से छोड़ा दूसरा वाला, तो पहले वाला आगे चलता रहेगा, दूसरा वाला उसके पीछे चलता रहेगा। तो वही चीज आपको वहां दिख रही है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो फेज आपका क्या है जो बताया था, देखो इनिशियल पॉइंट की कहां से हमने छोड़ा है, इनिशियल पॉइंट उसका। क्लियर? नाउ एग्जांपल 14.3 आ जाओ, देखो इसी बेसिस पे, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ टाइम रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड बी पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक। इन दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया, सिंपल हार्मोनिक और पीरियोडिक में। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए देखो भाई, मैथमेटिकली अगर आपको देखना है तो एक सिंगल फंक्शन होना चाहिए साइन या कॉस का। पीरियोडिक मोशन में ये सिंपल आपको देखना है कि क्या होना चाहिए, साइन कॉस का फंक्शन होना चाहिए। अब चाहे वो ऐड करके बने चाहे सब्ट्रैक्ट करके बने, वो पीरियोडिक रहेगा। क्लियर? बस उसमें कोई और टर्म्स नहीं आनी चाहिए अदर देन साइन कॉस। क्लियर? कोई और भी एक टर्म आ गई तो फिर वो पीरियोडिक नहीं रहेगा। अब फर्स्ट पार्ट साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी, तो इस वाले को भी हम उसी क्वेश्चन की तरह एग्जांपल 14.3 साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी, इस वाले को भी हम क्या कर सकते हैं, √2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड। क्लियर? तो ये क्या बन जाएगा, √2 साइन ओमेगा टी माइनस π/4 बनेगा बेटा इस बार, क्योंकि बीच में क्या बन रहा है, माइनस का साइन। हाँ तो करेंगे तो यहां पे माइनस साइन आ जाएगा आपका, क्योंकि साइन ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी बन जाएगी। क्लियर? अब ये टोटली एक ही फंक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, टोटली एक ही फंक्शन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये क्या है, पीरियोडिक मोशन है या नहीं है? पीरियोडिक मोशन है। एज वेल एज देखो पीरियोडिक मोशन तो वैसे ही है कि साइन फंक्शन का, ठीक है। फर्दर आपका क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन भी है। क्लियर? क्योंकि एक सिंगल फंक्शन में रिप्रेजेंट हो गया। क्लियर? अब सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट में क्या है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो अब ये बताओ, ये आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है? साइन स्क्वायर ओमेगा टी में देखो हम पता है किसकी आइडेंटिटी यूज करेंगे, cos 2 ओमेगा टी वाली। cos 2 थीटा क्या होता था आपका, याद करो साइन की टर्म्स में, cos 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं इससे, साइन स्क्वायर थीटा को क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा, देखो इधर आ गया 1 माइनस cos 2 थीटा बन जाएगा, और फिर 2 को हमने वहां भेज दिया, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2। यहां तक क्लियर हुआ? अब इसको हमने साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिखा, देखो अब थीटा हमारे लिए क्या है, ओमेगा टी, तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी होल अपॉन 2, और अपॉन 2 को हमने अलग अलग रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर? यहां तक आया? अब ये बताओ सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है? सिंपल मोशन नहीं, हाफ आ रहा है ना अलग से, ठीक है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हाफ पे आ रहा है आपका ये, नहीं है सिंपल हार्मोनिक मोशन है,
सिंगल सिंगल फंक्शन में आ गया। बस अब इसमें क्या हो रहा है, आपका जो हाफ है वो हाफ पहले से ही डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्लियर, हाफ इसमें पहले से डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। और ये आपका किसका, साइन कॉस का फंक्शन है, तो ये एसएचएम भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, और एज वेल एज पीरियोडिक मोशन भी रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों। क्लियर हुआ। अगर यहाँ पे एक और टर्म आ रही होती साइन कॉस की, तब ये क्या होता, एसएचएम नहीं होता बट पीरियोडिक मोशन होता। क्लियर हुआ, यस सर। पक्का। और जितनी भी स्क्वायर या क्यूबिंग वाली है पहले आपको उनको कन्वर्ट करना है। अगर वो कन्वर्ट नहीं हो सकती तब तो फिर वो पीरियोडिक मोशन भी नहीं होगा। क्लियर, स्क्वायरिंग टर्म्स नहीं होनी चाहिए वहां पे, सिंगल फंक्शन होना चाहिए, मतलब ठीक है ना, लीनियर फॉर्म में। क्लियर हो गया यहां तक। 14.3 यस सर। नाउ सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था, एसएचएम और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डिफरेंस, जो हम ऑसिलेशन की बात कर रहे थे, ऑसिलेशन को ही हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पेज पे देखो एग्जांपल 14.4 भी। अब इसी वे में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम उससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे सर्कल वाला कंडीशन देखो बेटा ध्यान से, सर्कुलर मोशन में यहाँ तक क्लियर है ना, 14.3 तक सबको। हाँ क्या साथ दो? वही साथ दो। इसका साथ दो, सर टाइम पूछ रहे सर। साथ दो। कोई बात नहीं, 10-15 मिनट एक्स्ट्रा भी पड़ सर सकते जा रहे हैं सर, जाना है सर। जो सर जाना है। एग्जाम्पल 14.4 और समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो, चलो। हाँ एग्जाम्पल 14.4। अब सर्कुलर मोशन को सुनो बेटा, अब सर्कुलर मोशन को अगर आपको एसएचएम में रिप्रेजेंट करना है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को किस में रिप्रेजेंट करना है, एसएचएम में, तो कैसे कर सकते हो, पहले फिगर 14.11 देखो बेटा। अब यहाँ पे जैसे इवन फिगर 14.11 से रिलेटेड ही दिया है, ठीक है। सर्कुलर मोशन में भी जो हम डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करेंगे वो इसी फॉर्म में करेंगे, xt = a cos ओमेगा t + phi। क्लियर, और इवन हम साइन फंक्शन में भी कर सकते हैं, नीचे दिया हुआ है आपको देखो, ठीक है। नाउ अब एग्जांपल 14.4 ध्यान से देखो। अब इसमें हमें फिगर 14.11 में दो सर्कुलर मोशन दिखाए हुए हैं, रेडियस ऑफ सर्कल और पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन वहां पे लिखे हुए हैं, ठीक है। कितने कितने, रेडियस कितना है, ए पहले वाले सर्कल में रेडियस, ठीक है, पहले वाले का कर रहे हैं, पहले वाले में रेडियस कितना हो गया आपका ए, टाइम पीरियड कितना हो गया 4 सेकेंड, ठीक है, रेडियस ए, टाइम पीरियड 4 सेकेंड। और अब देखो जो उसमें इनिशियल एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री, देखो जो ब्लू लाइन वहां पे दिख रही है वो आपका इनिशियल एंगल हो गया, दैट इज 45 डिग्री। 45 डिग्री को हम पाई की टर्म्स में क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, π/4, तो इनिशियल फेज एंगल हमारा π/4 हो गया, ठीक है। अब सर्कुलर मोशन के लिए ध्यान रखना, देखो एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेंगे फिर उसके अकॉर्डिंग। क्लियर। अब यहाँ पे देखो, पहले तो ये ए आपका ये हो गया, ये 45 डिग्री दिया हुआ था आपका, ठीक है। एक मिनट बाहर करते हैं, सर जाना है कहते हैं। हाँ नाउ देखो, चलो कोई नहीं, दूसरा ले आए। हाँ क्या बोला मैंने, एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम क्या लेंगे, पॉजिटिव, ठीक है। ये आपका सेंस ऑफ रोटेशन हो गया सर्कुलर मोशन में, ठीक है। और क्या गिवन है अब इसमें, हमें ऑब्टेन द सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ द एक्स प्रोजेक्शन ऑफ द रेडियस वेक्टर, ठीक है, ऑफ द रोटेटिंग पार्टिकल p। टाइम पीरियड कितना दिया था, t = 0, यहाँ है टाइम पीरियड 4 सेकेंड। अब इसको इसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, सिंपली देखो ए क्या हो गया हमारा, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड इज द रेडियस, क्योंकि अब कितना मीन पोजीशन से वो डिस्प्लेस्ड है, दैट इज ए हो गया। कॉस की जगह कॉस लिया ओमेगा टी, टी की वैल्यू, अब यहां पर हम क्या करेंगे, ओमेगा आपको पता था, देखो ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता था 2π/t,
तो टी यहां पुट करना है हमें। अभी तो ओमेगा टी लिखा प्लस 5, ये नॉर्मल फॉर्म हमने लिख दिया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, ए की जगह ए ही है कॉस, ओमेगा की जगह हमने क्या पुट किया 2 पाई बाय टी, और टी की वैल्यू क्या थी 4 सेकेंड, ठीक है। ये कैपिटल टी है बेटा आपका, टाइम पीरियड गिवन है ना वहां पे। सो 2 पाई बाय 4 टी प्लस 5 कितना हो गया पाई बाय 4, एक्स इक्वल्स टू ये फर्स्ट पार्ट आपका ये हो गया। आया समझ में? सिंपल है, बस हमें रिप्रेजेंट करना था सर्कुलर मोशन को एसएचएम की फॉर्म में। चाहे इसको कट करना है कट कर दो, पाई बाय 2t प्लस पाई बाय 4 आ गया। अब सेकेंड पार्ट में क्या है आपका, वहां पे सर्कल ध्यान से देखो। अब वो सर्कल किस कौन से रेवोल्यूशन में जा रहा है, कौन से रोटेशन, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में हम क्या लेंगे नेगेटिव, ठीक है। अब नेगेटिव किसे करेंगे वो भी चीज ध्यान से देखो। ये एक्स वाई एक्सिस हो गए आपके, ठीक है। बी यहां से मतलब यहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो इनिशियल फेज एंगल क्या हो गया आपका पाई बाय 2, प्लस का माइनस का। देखो आपको अगेन वही, यहां से एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ बन रहा है, अगर नीचे की तरफ जाता तो माइनस में दिखाते फेज एंगल, क्लियर। तो यहाँ पे फाई क्या हो गया आपका प्लस का पाई बाय 2, ठीक है। सेंस ऑफ रोटेशन नेगेटिव है, तो ओमेगा टी को हम नेगेटिव लेंगे बेटा। सो एक्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखो a cos ओमेगा टी प्लस 5, जनरल फॉर्म हमने लिख दी। अब a की जगह क्या है, मैग्नीट्यूड इसका b है, cos ओमेगा टी में माइनस ओमेगा टी लिखा बेटा हमने। ये चीज आई समझ में? माइनस ओमेगा टी क्यों लिखा, क्योंकि सेंस ऑफ रोटेशन अपोजिट है, क्लॉकवाइज है, क्लियर। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेंगे, क्लॉकवाइज नेगेटिव लेंगे। पाई की वैल्यू पाई बाय 2। अब ये ध्यान से देखो, अगर हम इसको आगे पीछे शिफ्ट कर दें तो ये क्या बन जाएगा पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। अब मैथ सबने पढ़ी हुई है ना, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। सो b साइन ओमेगा टी भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं तो इस फॉर्म में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्लियर हुआ। और हमें फर्दर ओमेगा टी में ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी 2 पाई बाय टी, तो 2 पाई टी कितना गिवन था इसका 30, सो 2 पाई बाय 30 टी, ये कट कर दिया जाए तो पाई बाय पाई टी बाय 15 भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक्स इक्वल टू बी साइन पाई टी बाय 15, क्लियर। आया समझ में? पक्का? हाँ ठीक है। एग्जाम्पल 14.1 से 14.4 तक करने हैं रिपीट, और ये सारा रिवाइज भी अच्छी तरह, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में